नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए बजट 2024-25 से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है सभी मैं कवर करूंगा। तो उम्मीद करूंगा आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको मेरी जो स्पीड है फास्ट लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में आप यूज टू हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप तेज करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इस बार भारत सरकार प्रेजेंट कर रही है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्यों कहा जा रहा है? इंटरिम बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2024 में चुनाव है, लगभग मई के आसपास चुनाव हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अनाउंस कर देगी, मई के आसपास चुनाव हो जाएंगे। तो अब अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो खर्चा था वो पिछले साल सरकार ने बता दिया कि भाई प्रेजेंट कर दिया है पिछले साल के बजट में। लेकिन इस बार मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में सरकार यही रहेगी, तो अब इनको अपने खर्चे तो करने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए कुछ महीने, जितने महीने इनकी सरकार रहेगी इस लोकसभा में, उस समय पे जो भी खर्चा होगा उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जो भी आमदनी होगी उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इंटरिम बजट के रूप में। तो बजट नॉर्मल यही याद रखिएगा, बजट खर्चा हम कितना करेंगे, कहाँ से हम कितना पैसा बोरो करेंगे, कमाएंगे, इस पूरी चीज़ों का लेखा जोखा ही बजट होता है ना। और बजट इस बार इंटरिम बजट इसलिए है क्योंकि वो कुछ महीनों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। बाद में जब चुनाव हो जाएंगे, जो सरकार जिसकी सरकार बनेगी वो उसके बाद बजट दोबारा से प्रेजेंट करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक, फाइनेंशियल ईयर हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। ठीक, और हम बजट कब यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कब बजट प्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 फरवरी को यहाँ पर बजट को प्रेजेंट करते हैं। पहले 2016 तक बजट को लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन कुछ दिक्कतें यहाँ पर देखी गई कि हम लास्ट डे वर्किंग में जब प्रेजेंट कर रहे होते थे तो उस समय पर कुछ मंत्रालयों, क्योंकि बजट प्रेजेंट करने के बाद ही बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बजट प्रेजेंट करने के बाद जो स्टेप्स होते थे उसके बाद जो मंत्रालयों को पैसा एलोकेट किया जाता था उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता था। तो कई मंत्रालयों को अप्रैल के बाद के जो खर्चे, क्योंकि 31 मार्च तक तो पिछली बार उनको पैसा मिल गया, लेकिन उसके बाद जो पैसा है उसमें टाइम लग जाता था। इसीलिए इस सरकार ने, जो 2014 में मोदी सरकार बनी, उनके द्वारा इसको 1 फरवरी को प्रेजेंट करने के लिए कहा गया, जिससे कि बाकी प्रोसेस के लिए टाइम मिल जाए और सभी मंत्रालयों को जितना पैसा एलोकेट हो वो आसानी से और समय पर प्राप्त हो पाए। इसीलिए 1 फरवरी को बजट अब प्रेजेंट किया जाता है 2016 के बाद से। ठीक, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है वर्ड। तो याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है बजट की जगह, ध्यान रखिएगा। और पहले क्या होता था 1924 में, कब 1924 में जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, उस समय पर हमारा रेलवे बजट को अलग किया गया। रेलवे बजट अलग होता था, अलग मंत्री वहाँ पर रेल मंत्री कहते थे, प्रेजेंट करते थे, और हमारा जो दूसरा बजट होता है जो और बाकी मंत्रालयों से रिलेटेड होता है वो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर कहते थे। 2024 से ये अलग अलग सेपरेट शुरू हुआ और चलता गया। आज़ादी, जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी यही ट्रेंड फॉलो हुआ। उसके बाद जब हमारी मोदी सरकार आई तो 2017 में इन्होंने क्या किया, रेलवे बजट को जो हमारा यूनियन बजट है उसके साथ मर्ज कर दिया। तो 2017 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि रेलवे और जो दूसरा बजट, जो यूनियन बजट है, वो दोनों मिलकर प्रेजेंट एक ही मंत्री करते हैं और वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो एकवर्त समिति थी उसकी सिफारिश पर रेलवे बजट को 1924 में अलग किया गया था, लेकिन इसको मर्ज किया गया था विवेक देबरॉय जो कमेटी बनी थी उसके
सिफारिश पर। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी आप देख रहे होंगे, इन्होंने अपनी टीम के साथ यहाँ पर इंटरिम बजट प्रेजेंट करते हुए जा रही हैं, उसकी तस्वीर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था, तो आंसर होगा R.K. शरणमुखम शेट्टी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है, कई बार आपसे पूछा गया है। 1970 से लेकर 2019 तक जो हमारा बजट है उसको एक ब्रीफ केस में पैक करके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आया करते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन 2019 से 20 तक हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय पर निर्मला सीतारमण जी थी, ये हमारी पूर्णकालिक पहली फीमेल पूर्णकालिक जो कि सिर्फ इसी काम के लिए अपॉइंट हुई हैं, इसी काम के लिए इनका पोर्टफोलियो बनाया गया। तो ये हमारी पहली इस समय पर फीमेल है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, और इन्होंने 2019 और 20 में यहाँ पर बही खाता, मतलब एक रेड कलर का क्लॉथ था, उसमें बजट को लपेट के उसके जो डॉक्यूमेंट्स है लपेट कर संसद में पहुँचे थे। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो डिजिटल की तरफ हमारा पूरी इकोनॉमी मूव करने लग गई, और उसी में हमारे बजट को भी डिजिटली मूव किया गया। 2021 में बजट को किया गया किसमें? टैब के माध्यम से। मतलब इस बजट को हमने प्रेजेंट किससे किया? पेपरलेस बजट के रूप में हमने इस बजट को कहा था, मतलब टैब के माध्यम से इन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया था। और 2024 में भी हम टैबलेट के माध्यम से ही यहाँ पर डिजिटली फॉर्मेट से हम इस बजट को प्रेजेंट कर चुके हैं, जो इंटरिम बजट है वो। ठीक, तो अब यहाँ पर जो हमारे बजट है, बजट के 6 स्टेजेस होते हैं। नॉर्मली अगर आम लोग हैं तो यही सोचते हैं कि बजट प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद जितना जितना पैसा मिला वो लोगों को मिल गया होगा, मंत्रालयों को मिल गया होगा। लेकिन हमारे बजट में आपको ध्यान रखना है 6 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज बजट को प्रेजेंट करने वाली स्टेज, उसके बाद जनरल डिस्कशन, बजट पर जनरल डिस्कशन होता है। उसके बाद स्क्रूटनी, डिपार्टमेंटल कमिटी की स्क्रूटनी की जाती है, और उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट, वो उसके लिए वोट होता है, और उसके बाद अप्रोप्रिएट बिल पास होते हैं जिससे कि पैसा एलोकेट होता है, और उसके बाद फाइनेंशियल बिल पास किया जाता है जिससे कि उनको पैसा प्राप्त हो जाता है। तो ये 6 स्टेप में हमारे बजट की 6 स्टेज है जो हमारे पूरे बजट को यहाँ पर पार्लियामेंट में प्रोसेस किया जाता है, और इसी के बाद 6 स्टेज के बाद पैसा अलग अलग मंत्रालयों को प्राप्त हो जाता है। तो ये 6 स्टेज है, ध्यान रखिएगा। बजट की बात करें तो बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही सारा कार्य देखा जाता है, लेकिन इसमें एक डिपार्टमेंट है। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। उसमें एक डिवीज़न है, बजट डिवीज़न। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और इकोनॉमिक अफेयर में एक डिवीज़न है बजट डिवीज़न। वही इस समय पर भारत के सारे बजट सिस्टम के लिए काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर वो डिपार्टमेंट बना हुआ है जो उसके लिए अलग से काम करता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो इस समय पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने इंटरिम बजट को पास किया, इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया। इंटरिम बजट जो प्रेजेंट हुआ है वो इंटरिम बजट और फुल बजट से डिफरेंट क्यों है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंटरिम बजट कुछ महीनों के लिए है और फुल बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो इसका डिफरेंस है वो यही है कि कुछ महीनों के लिए इंटरिम बजट होता है, इलेक्शन के बाद दोबारा से हमारा बजट प्रेजेंट किया जाएगा, और यूनियन या फिर फुल बजट वो बजट होता है जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक के लिए वो एप्लीकेबल होता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस बजट जो 2024 में इंटरिम बजट यहाँ पर प्रेजेंट किया गया उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताता हूँ। तो पहली चीज़, इंडिया के पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया? तो ये याद रखिएगा 1860 में, जो उस समय पर तो भारत आज़ाद नहीं था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, और वो उस समय पर भारत का पहला बजट सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद हम जब आज़ाद हो गए तो आज़ाद होने के बाद 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, 3।
एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरे राजीव गांधी, जो कि प्राइम मिनिस्टर होकर इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। मैंने आपको इनिशियली बताया कि बजट को प्रेजेंट कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन ये 3 ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बजट को प्रेजेंट किया था। इसीलिए हम कहते हैं पहली, अगर आपसे पूछा जाए बजट प्रेजेंट करने वाली फीमेल कौन थी तो आप इंदिरा गांधी बोलेंगे, लेकिन पहली अगर फाइनेंस मिनिस्टर बोले फीमेल तो पूर्णकालिक पहली फाइनेंस मिनिस्टर हमारी इस समय पर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बार बजट को किसने प्रेजेंट किया तो ध्यान रखिएगा 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा, जो कि इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। अगर निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो उन्होंने 6th टाइम यहाँ पर बजट को प्रेजेंट किया है। ठीक, और पहला यूनियन बजट किसके द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया तो आर सनमुखम सेट्टी के द्वारा यहाँ पर इस बजट को प्रेजेंट किया गया था 1947 में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे बजट की लॉन्गेस्ट स्पीच किसने दी थी तो वो लगभग 2 घंटे 42 मिनट के आसपास यहाँ पर स्पीच दी, प्रेजेंट किया, और ये थी निर्मला सीतारमण जी। ध्यान रखिएगा 2020 का जब बजट ये प्रेजेंट कर रही थी उस समय पर हम डिजिटल नहीं कागजों के माध्यम से बजट को प्रेजेंट करते थे। उस समय पर इन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया बजट स्पीच का, और 2021 से तो हम डिजिटली बजट को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी इनके द्वारा ही प्रेजेंट किया गया। कोविड-19 की वजह से डिजिटली हमको मूव होना पड़ा। अब यहाँ से हम कुछ स्पेशल टर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बजट को समझने के लिए। तो बजट क्या है, नॉर्मली भाषा में अगर देखें हमारे घर का बजट क्या है, तो अगर कुछ पैसा आएगा हम कमा कर लाएंगे और फिर उसके बाद उस पैसे को हम खर्च करेंगे, कुछ सेविंग कर लेंगे, या कुछ हो सकता है हम ज़्यादा खर्च करते हो तो कहीं से उधार ले लेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को हम सही से लिख लें और समझ लें कि भाई हमारा इतना खर्चा होगा या इतना हम ज़्यादा लोगों से लोन वोन लेंगे, ये सारा पूरा सिस्टम प्रेजेंट कर देना, पूरा एक लेखा जोखा तैयार रखना, इसको ही हम बजट कहते हैं। मतलब कुछ पैसा आना है और कुछ पैसा जाना है, दोनों कंडीशन होती है, दोनों ही हमको पता होनी चाहिए। भारत के साथ क्या हो रहा है, भारत के साथ जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, मतलब जितना पैसा भारत कमा रहा है, भारत का मतलब भारत के लोग और भारत की सरकार जितना पैसा कमा रही है और जितना पैसा खर्च कर रही है, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस होने की वजह से भारत सरकार को इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए लोन या अन्य माध्यमों से पैसा लेना पड़ता है। अब वो जो पैसा होता है उसको ही हम डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। पूरे साल में हमारा जो डिफरेंस आ गया उसको, उस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए हमने कुछ एसेट या तो बेच दिए या तो किसी बैंक से उधार ले लिया। जब उधार लिया तो वो उसका हमको अदा करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। वर्ड समझिएगा, डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए हमारी सरकार ऐसा करती है। तो भारत सरकार को पैसा कैसे आता है आपको क्लियर होगा। भारत सरकार को हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। भारत सरकार के पास जो कमर्शियल कंपनीज़ हैं जैसे सेल, गेल, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, वहाँ से भारत सरकार को पैसा आता है। भारत सरकार कुछ चीज़ें बेचती है, उससे भारत सरकार को पैसा आता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सामान भारत में उगते हैं उनको एक्सपोर्ट करती है भारत सरकार, तो उससे भारत सरकार को पैसा आता है। कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारे जो टैक्स लगाती है उनसे पैसा आता है। तो ये पूरे तरीके हैं भारत सरकार को पैसा कमाने का माध्यम बनाते हैं। अब भारत सरकार खर्च कैसे करती है? सबसे पहली चीज़, भारत सरकार रोड बना रही है, वहाँ खर्च करेगी। भारत सरकार को कोई प्लेन लेना है, कोई एयरक्राफ्ट लेना है, कोई हथियार लेना है अपनी सेफ्टी के लिए, उसमें भारत सरकार पैसा खर्च करेगी। साथ साथ जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा देगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें भारत सरकार पैसा खर्च करती है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा, और दोनों चीज़ों का लेखा जोखा ही बजट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सरकार की कमाई से रिलेटेड। तो सरकार की कमाई 2 तरीके से होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से और एक कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से। क्या है ये? देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? सरकार को ये पैसा आना है और सरकार सरकार को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सरकार इनकम टैक्स लगाती है, दूसरे और टैक्सेस लगाती है, वो तो आना ही है। तो सरकार को रेवेन्यू खुद जनरेट होगा, उसमें सरकार को वापस उनको देना नहीं है।
इनकम टैक्स क्या सरकार आपको दे देती है? नहीं देती। एक बार आपने दे दिया, सरकार उनको अपने आपके विकास, आपके जो आप यूज़ करेंगे सुविधाएं उन पर यूज़ कर लेती है। तो ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और वो इस बार कितना 30 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार को प्राप्त होगा। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब सरकार को जो पैसा मिलेगा इन फ्यूचरली उसको वापस भी करना है। जैसे कि सरकार ग्रीन बॉन्ड, आपने सुना होगा, बहुत चर्चाओं में भी रहा है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सरकार इनको निकालती है बैंकों के माध्यम से, बाद में सरकार इसमें पैसा इकट्ठा कर लेगी और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम करेगी, और काम करने के बाद 15-20 साल का जो भी इनकी मैच्योरिटी ईयर होगा, उसके बाद जिन लोगों ने पैसा इस पर लगाया है सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो सरकार को पहले तो पैसा मिल गया, इसमें तो पैसा मिल गया, बाद में वापस भी करना है। तो इस पैसा जो ये इस प्रकार का जो पैसा मिला उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे एग्जांपल और दे सकता हूँ, जैसे कि सरकार मान लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे पैसा लेती है कि हमारे इस राज्य में ये हमें विकास करना है, उसके लिए हमको पैसा दे दीजिए, दे देगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, दे देगी। लेकिन क्या सरकार को वापस पैसा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसी को कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। सरकार इसी प्रकार से अपने एसेट को बेच दे, मान लीजिए LIC को सरकार कुछ परसेंटेज बेच दे, और रेलवे की जो कुछ सब्सिडरीज हैं उनको सरकार बेच दे, तो उससे पैसा मिल जाएगा। तो सरकार या तो उस पैसे को रिटर्न करेगी या अपना कोई ना कोई एसेट बेच देगी, उसके बाद यहाँ पर कैपिटल, उसके बाद सरकार को पैसा मिलेगा, उसके बाद सरकार को यहाँ पर अब उस पैसे को यूज़ कर पाएगी। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जिसमें सरकार का या तो एसेट जाएगा या तो सरकार को पैसा इंटरेस्ट के साथ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इन दोनों में से सबसे बेहतर रेवेन्यू रिसिप्ट है सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट मिला 30 लाख करोड़ रुपया, और इसमें 70.6 लाख करोड़ रुपया कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से प्राप्त होगा 2024-25 में। ठीक, आगे बात करें तो अब दूसरी चीज़ बात करें, सरकार को खर्च कहाँ करना पड़ेगा? खर्च भी तो करेगी सरकार, तो उसे कहते हैं, दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जब सरकार जब पैसा खर्च करेगी तो वो खर्च ही होना है, उसमें सरकार को कोई भी मतलब इन फ्यूचर भी बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकार को सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, काम करवा रही है तो सैलरी दे, और बहुत सारे लोग पेंशन पर डिपेंड है। जब पेंशन पर डिपेंड है तो उनका भी तो सरकार पैसा देगी, उनको भी सरकार देगी, और उनसे सरकार को कुछ मिलना भी नहीं है पेंशन जिनको दिया जा रहा है। बहुत सारी स्कीम चलाती है सरकार की, हम आप 60 साल तक आप ऐसा कीजिए कि आप मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों को और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड कि उनको आप 12th पढ़ा लीजिए उसके बाद इतना पैसा देंगे। तो ये सब क्या है? सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार को इसे खर्च करना ही है ये, और इससे सरकार को इन फ्यूचरली कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपको समझ आ रहा होगा, सरकार को इससे कुछ ना कुछ फ्यूचर एसेट प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सरकार रोड बना दे, रोड पर पैसा खर्च कर दे, तो उसके बाद फ्यूचर जब रोड बन जाएगी तो उसमें लोग चलने लग जाएंगे, तो इनको एक एसेट मिल जाएगा। इसी के माध्यम से ये क्या करेंगे, वहाँ पर टोल टैक्स लगा देंगे, वहाँ से पैसा लेने लग जाएंगे। डैम मान लीजिए बना देती है सरकार, वहाँ बिजली बनाने लग जाए तो बिजली जो बनाएगी उसमें बिजली बेचकर सरकार को पैसा मिल जाएगा। तो कोई ना कोई इनके पास एसेट तैयार हो रहा है, उसे कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सरकार को 36.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और 15 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो सरकार को इस तरीके से खर्चे और इस तरीके से अपने कमाई करनी पड़ती है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो सरकार की कमाई आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे सरकार के खर्चे आ जाएंगे। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा माइनस करने के बाद डिफरेंस वैसे ही आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा लोन के अमाउंट को हटाकर, सरकार जो लोन लेगी उसके अमाउंट को हटाकर अगर आप माइनस करते हैं दोनों को, तो उसके बाद सरकार का आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। कितना सरकार के खर्चे और कमाई में डिफरेंस है। अब डिफरेंस होगा तो उसको लोन के माध्यम से सरकार पूरा करेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा।
अब आगे सारी चीज़ वो है जो मंत्री साहिबा ने अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को पैसा एलोकेट किया, उनके डेटा के ऊपर भी बात कर लेते हैं और क्या क्या चर्चाएं उन्होंने की वहाँ पर उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो आपको समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को कितना कितना पैसा मिला है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा किस मिनिस्ट्री को मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़ रुपया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने पैसा एलोकेट किया है। दूसरे नंबर पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। तो इन दोनों के मिनिस्टर कौन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ साथ सरकार ने क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स दिए, तो अभी तक सेम टैक्स जो स्लैब है वो रखा है सरकार ने, बस यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार ने थोड़ी राहत दी है। 22% जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज पर टैक्स लगता था, कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, अब वो लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स 15%, जो कि नई मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। और बाकी सारे टैक्स स्लैब सेम है, जैसा पहले थे उसी प्रकार से है। ठीक, अब यहाँ पर आगे बात करें तो सरकार ना कुछ स्कीम्स पर पैसा खर्च करेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली रहती है मनरेगा। क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसमें 100 दिन और कुछ राज्यों ने बढ़ा भी दिया है और कुछ अमाउंट भी डिफरेंट है। तो 100 दिन का यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड कराने की गांव के लोगों को ये गारंटी देता है। तो मनरेगा में भी सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। पहले जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 60,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी और इस वाले में 86,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। उसके बाद आयुष्मान भारत आपको पता है, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज आपको गवर्नमेंट और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा। तो उसमें भी सरकार पैसा बढ़ा चुकी है और यहाँ पर कोशिश कर रही है सरकार की अधिकतर फैमिलीज़ को कवर कर लिया जाए। सोलर पैनल, आपको पता है दुनिया में ना सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी को यहाँ पर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो भारत सरकार भी अपने बजट के माध्यम से बताना चाहती है कि हम इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। लगभग आप देखेंगे तो डबल पैसा यहाँ पर सरकार भी खर्च करेगी और कुछ स्कीम्स भी चला रही है। रूफ टॉप करके एक स्कीम है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे आगे। लेकिन उस स्कीम के माध्यम से छत पर अगर आप सोलर लगाते हैं और उसके माध्यम से आप घर पे आप जो भी बिजली यूज़ करते हैं, तो लगभग सरकार अनाउंस कर रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और उसके बाद जो बिजली उसमें एक्स्ट्रा बचेगी वो उनको बेच भी सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को प्रमोशन मिलेगा, लोगों के अंदर भावना आएगी कि हम सोलर पैनल को इस स्कीम के माध्यम से लगवाएं, जिससे कि हमारे घर को बेनिफिट मिल पाए। तो इसीलिए इस पर डबल पैसा सरकार इन्वेस्ट कर रही है सोलर पावर से रिलेटेड में। और उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी सरकार, इसमें भी लगभग डबल से ज़्यादा पैसा सरकार एलोकेट कर चुकी है, जिससे कि हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसका भी यहाँ पर यूज़ किया जा सके। और भारत सरकार का ये सब करने का एक ही लक्ष्य है कि जो कोप में उन्होंने कहा था कि 2070 तक हमारा टारगेट है, हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं। तो इनमें ये अहम योग है वो अदा करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद जो प्रोडक्शन स्कीम से रिलेटेड अलग अलग स्कीम्स हैं उन पर ही पैसा एक्स्ट्रा खर्च किया जाएगा। और जो मॉडिफाइड प्रोग्राम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बनाना है, उस पर भी सरकार डबल से ऊपर पैसा खर्च करेगी, जिससे कि भारत को मेक इन इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके और बेहतर किया जा सके। अगर बजट के कुछ पॉइंट्स की बात करें, जिसमें गरीब कल्याण, देश का कल्याण जो सरकार चाहती है कि गरीबों को यहाँ पर आगे बढ़ाए, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कहा गया कि हमने जो स्ट्रीट में रेडी लगाने वाले हैं उनको पीएम स्वनिधि स्कीम के माध्यम से उनको पैसा एलोकेट करते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकें, जो भी वो कार्य करते हैं उनको आगे बेहतर कर सकें। डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफ़र के माध्यम से हमने बहुत सारा पैसा बचा लिया है, जो कि बीच में लीकेज के माध्यम से जो बेनिफिशियरी है उनके पास नहीं पहुंचता था। तो इससे गरीबों को गरीबी से निकलने में मदद मिली है। और यूथ को एम्पावर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, उसमें लगभग 1.4 करोड़ यूथ हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है। और पीएम मुद्रा योजना, जिसमें 43 करोड़ लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए, जिससे कि यंग जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप करे और भारत में रोजगार के ऊपर, जो भारत सरकार के रोजगार के ऊपर प्रेशर कम आए और भारत में वो रोजगार को उत्पन्न करे। और भारत में जो आईआईटीज़ हैं, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार के समय पर आईआईटीज़ के नंबर बढ़ गए हैं। नंबर याद रख लीजिएगा, अभी आईआईटी कितने हैं, 23 है। आईआईटी जो कि इंजीनियरिंग कराने वाली एक संस्था है, भारत में इस समय पर इसका सबसे ऊपर नाम है और दुनिया में भी इसके स्टूडेंट्स का नाम गूंजता है। और एम्स, जो कि भारत सरकार, जब ये वाली सरकार बीजेपी सरकार स्टार्ट हुई थी उस समय पर 7 थे पूरे भारत में, और अब भारत में एम्स 22 हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी भारत में बढ़ चुकी हैं। तो एजुकेशन की फील्ड में भी सरकार का कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर वेलफेयर से रिलेटेड बात करें तो वेलफेयर से रिलेटेड किसान जो अन्नदाता हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई गई हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आपको पता है 6,000 रुपया सरकार साल में अलग अलग 3 किस्तों के माध्यम से जो किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन से कम है उनको डायरेक्ट बेनिफिट देती है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचाती है। और पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार जो फसल है, किसानों की जो फसल है उनको यहाँ पर उनकी बीमा करने का काम करती है। उसी के साथ साथ जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए भी बहुत सारी स्कीमें चलाई गई हैं, जैसे कि मुद्रा योजना, जिसमें वुमेन जो एंटरप्रेन्योर, जो कि बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड कराए गए हैं सस्ते इंटरेस्ट रेट पर। और जो फीमेल्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि वो हायर एजुकेशन में अपना नाम दर्ज कराएं। और 28% जो पहले जितनी महिलाओं के नाम दर्ज होते थे अब वो बढ़ गए हैं। साथ साथ स्टेम, आपको पता है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पूरा एक सिस्टम है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेम कोर्सेज चलाए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पहले कुछ सालों के मुकाबले अब जो फीमेल्स हैं 43% अपना एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में या साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स की फील्ड में, इकोनॉमिक की फील्ड में करा रही हैं। ठीक, स्टेम का मतलब यही है। और 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं, 1 करोड़ महिलाएं यहाँ पर लखपति दीदी के माध्यम से लखपति बनी हैं और अपने जीवन को आसान कर रही हैं। साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो भारत सरकार का टारगेट भी है नेट जीरो बनना 2070 तक। उसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीमें चला रही है। सोलर से रिलेटेड एक नई स्कीम यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें रूफटॉप सोलराइजेशन किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ घर को यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे लोग प्रोत्साहित हों और अपने घर में सोलर पैनल लगवाने की कोशिश करें। साथ साथ अब बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, आप जानते होंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अलग अलग परिवार को दिए गए हैं। और एलईडी बल्ब के माध्यम से सरकार ने ऊर्जा सेव करने की तरफ भी काम किया है, जो कि उजाला स्कीम के माध्यम से सरकार एनर्जी एफिशिएंट एलईडी ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी सस्ते दामों पर, है ना। और हेल्थ में अगर बात करें तो हेल्थ में कई महिलाओं में अभी पाया गया है कि सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 9 से 14 ईयर की जो गर्ल्स हैं उनको सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और बहुत सारी, जैसे कि इनकी स्कीम चल रही है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। इसके माध्यम से जो बच्चे आते हैं उनको वहाँ पर न्यूट्रिशन, अलग अलग न्यूट्रिशन हर डे उनको प्रोवाइड कराना, जिससे कि उनका जो चाइल्डहुड के समय पर अगर उनके घर पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा तो सरकार इस स्कीम के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा पाए। मिशन इंद्रधनुष, आपको पता है ये
जो महिला और जब न्यू बॉर्न बेबी करती है तो उन्हें बहुत सारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सारी वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है। तो उस समय पर उसको सही ढंग से संचालित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को भारत सरकार ने शुरू किया। आयुष्मान भारत मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आयुष्मान भारत जो कि 5 लाख से 5 लाख तक का आपको इलाज मुफ्त सरकारी हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल जिनको ऑथराइज किया गया है भारत सरकार के द्वारा उसमें मिलता है। और अब यहाँ पर आशा, आंगनवाड़ी और हेल्पर्स को यहाँ पर इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। हाउसिंग से रिलेटेड की बात करें तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ यहाँ पर पिछले सालों में घर दिए हैं और अगले 5 साल का 2 करोड़ और घर जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की अनाउंसमेंट की गई है। टूरिज्म सेक्टर को भारत सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। मालदीव का आप केस जानते होंगे। मालदीव की जो घटना हुई उसके बाद से लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है, उसके बाद से अंडमान निकोबार को प्रमोट किया जा रहा है। जो भारत के पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करने की बात की जा रही है और लोगों को अपने खुल के जीने के लिए बहुत कम दाम पर यहाँ पर बहुत कम इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकें। टूरिज्म सेक्टर, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो लोग टूरिज्म सेक्टर जहाँ पर टूरिज्म सिटी बन रही है या टूरिज्म लोकेशन बन रही है वहाँ पर वो अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनके लिए भी लोन्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि उनको अपने घर पर अपने ही इलाके में रहकर अपना एक बिजनेस भी सेट हो पाए और टूरिज्म भी वहाँ पर डेवलप हो पाए। इसके लिए भारत सरकार लगातार, उनकी कल्चर मिनिस्ट्री लगातार कोशिश कर रही है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड में नैनो डीएपी को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि सरकार किसान जो कि महंगी जो दानेदार जो उनकी यूरिया होता था उसकी जगह नैनो डीएपी यूज़ करें। सस्ती भी है और लगभग उसी के बराबर कारगर भी है। और ऑयल सीड से रिलेटेड भारत सरकार चाहती है कि वो सेल्फ एफिशिएंट बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, जिससे कि दूसरे देशों से इंपोर्ट ना कराना पड़े हमें ऑयल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए भारत सरकार अपने किसानों को यहाँ पर इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए प्रमोट करती है। और अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ जो अलग अलग कलेक्शंस हुए हैं, अलग अलग जो उनके डेटा हैं उसकी। जैसे कि जीएसटी कलेक्शन में सरकार कह रही है कि हमें लगातार जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हुआ है और कोरोना वायरस पर थोड़ा सा मंदा रहा था। उसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार जीएसटी का जो कलेक्शन है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सरकार की एक कमाई है, वो यहाँ पर बढ़ रही है ना। और ये किस प्रकार की कमाई है, 2 टाइप की होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर बात करें महंगाई दर की तो 2014 के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है कि जो महंगाई है वो लगभग हमारे काल में नियंत्रित हमने कर रखी है। ये निर्मला सीतारमण जी का कहना है। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो अनएम्प्लॉयमेंट भी लगातार सरकार का कहना है कि कम हुआ है और 2022-23 में हमने 3.2 जो परसेंटेज है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखा है। और पहले हम जब स्टार्टिंग 2017-18 की बात करें तो 6.1 यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा करता था। और ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें, मतलब जो हमारे समुद्र से रिलेटेड जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर किस तरीके से बिजनेसेस को, किस तरीके से उस इकोनॉमी को बढ़ा सकें कि समुद्र का यूज़ करके हम अपने आप को डेवलप कर पाएँ और वहाँ पर मछली पालन या अन्य किसी माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी डेवलप करें, उसी को हम कह रहे हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। और ब्लू रिवॉल्यूशन यहाँ पर लगातार यहाँ पर बढ़ा है, ये सरकार का कहना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारी पूरी वीडियो समझ आई है तो आपसे अनुरोध करूँगा, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी टॉपिक, कोई भी दिक्कत अगर आपको आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।